लास्ट पार्ट में झोंग लीवू के डेथ गॉड डीमन पपेट ने तांग वुटोंग के सीने में अपना डैगर घुसा दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब डी टियान को ऐसा वार लगा था तो उसका क्या हुआ था। और फिर तो ये रैंक 91 लेवल वाली बस तांग वुटोंग ही होती है, जिसके बाद गुस्से में युहाओ उस डेथ गॉड डीमन पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसके बाद वो खुद ही बेहोश हो जाता है। और ये सब होता हुआ देख के तांगसन गॉड रिल में रोंग न्यानबिंग को खूब गालियां देता है युहाओ को अपना सक्सेसर चुनने के लिए। और फिर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहाओ को थोड़ी देर के लिए बेहोश होता देखते हैं और रात के आसमान में तारे चमक रहे होते हैं जब युहाओ अपनी गहरी नींद से जागता है और उसे अपने पूरे शरीर में दर्द के साथ साथ एक नई ताजगी भी महसूस होती है। इसी बीच उसे एहसास होता है कि उसके यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल होकर घूम रहे हैं और उसका सोल पावर भी काफी बढ़ चुका होता है, जिसके बाद अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो बिस्तर से उछलकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है कि वुटोंग कहाँ है, वो ठीक तो है ना। आगे हम देखते हैं कि युहाओ दौड़ते हुए सी गॉड्स पवेलियन में तांग वुटोंग के कमरे तक पहुंचता है, जहां शाओ शाओ उसकी देखभाल कर रही होती है। जिसके बाद शाओ शाओ उसे बाहर लाकर धीरे से कहती है, युहाओ तुम्हें शांत रहना होगा। इसी बीच युहाओ बेचैन होकर पूछता है, मुझे बताओ क्या वुटोंग अभी भी जिंदा है? जिसके जवाब में शाओ शाओ गहरी सांस लेते हुए कहती है, उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। डेथ की एक ऑरा उसके शरीर के अंदर घूम रही है, जिसे कोई भी सोल पावर निकाल नहीं पा रहा, इसलिए वो कोमा में चली गई है और सिर्फ उसकी अपनी विल पावर ही उसे बचा सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ तुरंत अंदर जाकर तांग वुटोंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे एहसास होता है कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका है। इसी बीच वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके अंदर झांक कर देखता है तो पाता है कि उसका पर्पलिश गोल्डन सोल पावर पूरी तरह से डेथ की शैडो में डूब चुका है। तभी युहाओ फैसला कर लेता है कि सिर्फ क्लियर स्काई सेक्ट के दोनों सेक्ट लीडर्स ही वुटोंग को बचा सकते हैं, इसलिए उसे वहाँ लेकर जाना होगा। इसके बाद वो अपने आप से कहता है, मैंने फिर से उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब जो भी हो मुझे उसे बचाना ही होगा। आगे हम देखते हैं कि युहाओ बाहर निकलकर एल्डर जुआन से मिलता है और सीरियस वॉइस में कहता है, एल्डर जुआन क्या सन मून एम्पायर की आर्मी पीछे हट चुकी है? जिसके जवाब में एल्डर जुआन सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ वो जा चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो आगे कहाँ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ अपनी स्टोरेज रिंग निकालकर उसे एल्डर जुआन को थमा देता है और कहता है, इसमें 15 क्लास 9 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स है जो मैंने इंपीरियल ड्रैगन लीजन के कमांडर से छीने थे। अगर ये सारे एक साथ चलाए जाएं तो हजारों किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो सकता है और इससे एकेडमी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ये सुनकर एल्डर जुआन हैरान रह जाता है, क्योंकि युहाओ ने अकेले ही एकेडमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी होती है। इसी बीच यान शाओजे उदास आवाज में पूछता है, तुम आगे क्या करने वाले हो युहाओ और वुटोंग की हालत तो? जिसके जवाब में युहाओ कहता है, डीन यान मैं पहले सिस्टर श्याओताओ का इलाज करना चाहता हूँ और उसके बाद वुटोंग को इलाज के लिए ले जाऊंगा। सिर्फ उसका परिवार ही उसे ठीक कर सकता है। मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा, लेकिन वुटोंग की जिंदगी मेरे लिए सब कुछ है। जिसके जवाब में जियान लीनर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो युहाओ और जाओ जो करना है करो। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ सबसे विदा लेकर अपना स्पेक्ट्रल गेट खोलता है और डार्कनेस में गायब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही युहाओ अपने स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में पहुंचता है, उसे दूर एक आग के समंदर जैसा नजारा दिखता है और चारों तरफ चीखें गूंज रही होती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब माश्याओताओं की वजह से हो रहा होता है, जो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह वहाँ मौजूद सारी अनडेड क्रीचर्स को खत्म करती जा रही होती है, क्योंकि होली गोस्ट चर्च ने उसके अंदर सिर्फ नफरत और खून भरा हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ अपनी स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस एक्टिवेट करके उसे रोकने की कोशिश करता है और आखिरकार अपने पूरे सोल पावर की मदद से उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ उसे जमीन पर लाकर गले लगा लेता है और भरे मन से कहता है, मुझे माफ कर दो सिस्टर, मैं तुम्हें पहले नहीं बचा पाया इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। जिसके बाद वो अपनी अल्टीमेट आइस की मदद से उसके अंदर की ईविल फायर को दबाना शुरू करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माश्याओताओ का पूरा शरीर उसकी हड्डियां और उसकी स्पिरिचुअल सी तक ईविल एनर्जी से भर चुकी होती हैं। इसलिए युहाओ बड़ी सावधानी से स्पिरिचुअल डिस्पोजेशन और स्पिरिचुअल ब्लास्ट जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल करके उसके अंदर अपनी प्योरिफिकेशन पावर को भेजना शुरू करता है। आगे हम देखते हैं कि पूरे 12 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद युहाओ उसके शरीर से सारी ईविल एनर्जी बाहर निकाल देता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल सी को साफ करना अभी बाकी होता है। जिसके बाद वो एक रिस्की तरीका अपनाकर अपनी उंगली उसके माथे पर रखकर लगातार प्योरिफिकेशन पावर भेजता रहता है और धीरे धीरे उसका ब्लैक रेड स्पिरिचुअल सी गोल्डन कलर में बदलने लगता है। आखिरकार जब सारी ईविल एनर्जी खत्म हो जाती है
तो मा शाओताओ अपनी आंखें खोल देती हैं और युहाओ को देखकर उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ अपने पास मौजूद ब्लेजिंग रबर नाम की एक 10,000 साल पुरानी प्रेशियस हर्ब निकालकर उसे खिलाना शुरू करता है और कहता है, मुझे माफ कर दो सिस्टर, मुझे देर हो गई, लेकिन आज के बाद तुम्हें कभी इविल एनर्जी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और आज से तुम एक सच्ची अल्टीमेट फायर सोल मास्टर बन जाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मा शाओताओ मेडिटेशन में चली जाती है और सिर्फ 2 घंटे में उसके पंख डार्क रेड से गोल्डन रेड कलर के हो जाते हैं और आसमान में एक फीनिक्स की आवाज गूंज उठती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मा शाओताओ नीचे उतरकर युहाओ को गले लगाते हुए कहती है, शुक्रिया लिटिल ब्रदर। जिसके जवाब में वो कहता है, नहीं, मुझे ही देर हो गई इसीलिए तुम्हें इतना दिक्कत झेलना पड़ा। इसके बाद दोनों वापस सी गॉड्स पवेलियन लौट आते हैं, जहाँ मा शाओताओ जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहती है, मैं वापस आ गई, मैं आखिरकार घर वापस आ गई। इसी बीच हम देखते हैं कि यान शाओझे जो उसके बचपन के टीचर होते हैं, वो भी उसे गले लगाकर रो पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उसे ढूंढना नहीं छोड़ा था। आगे हम देखते हैं कि जब सब लोग मा शाओताओ की वापसी से खुश हो रहे होते हैं, तभी युहाओ चुपचाप तांग वुटोंग के कमरे में जाकर उसके पास बैठ जाता है और धीरे से कहता है, मैंने जो कर सकता था वो सब कर दिया और अब हम घर चलेंगे तुम्हारे घर, चाहे वो दोनों सेक्ट लीडर्स मेरे साथ कुछ भी करें, मुझे तुम्हें ठीक करना ही है और अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। इसके बाद वो एक कागज पर कुछ लिखकर वहीं रख देता है और अपना स्पेक्ट्रल गेट खोलकर बिना किसी को बताए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शाओ शाओ कमरे में आती है तो उसे सिर्फ एक सफेद कागज मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं वुटोंग के साथ जा रहा हूँ, उसकी हालत ठीक नहीं है, मुझे उसे ठीक करने के लिए एक डॉक्टर ढूंढना होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं उसे ठीक करूँगा और सब लोग अपना ख्याल रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर जुआन आंखें बंद करके कहते हैं, ये बच्चा वाकई बहुत तकलीफ में है, लेकिन मुझे उम्मीद है वुटोंग ठीक हो जाएगी। इसी बीच मा शाओताओ एल्डर जुआन से पूछती है, मुझे युहाओ की जगह सी गॉड्स पवेलियन में जिम्मेदारी दे दीजिए। जिसके जवाब में एल्डर जुआन सिर हिलाकर हाँ कह देते हैं। आगे हम देखते हैं कि रास्ते में युहाओ बहुत तेजी से उड़ता हुआ जाता है और उसे जो भी सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स मिलते हैं वो उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय करता जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर के कैंप में जूजी बहुत परेशान बैठी होती है क्योंकि उसकी हार की खबर पहले ही एम्पायर भेजी जा चुकी होती है और इसी बीच उसकी 2 सोल इंजीनियर लीजेंड्स ने होली गोस्ट चर्च पर हमला कर दिया होता है, जिससे पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जूजी सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए सबके सामने कहती है, इस मामले की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैंने ही आदेश दिया था, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए और आप सब लोग कुछ मत कहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे सोल इंजीनियर कमांडर्स उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहते हैं, मार्शल हम आपके साथ ये सजा बांटने के लिए तैयार हैं। इसी पल हम देखते हैं कि जूजी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो सिर्फ इतना कहती है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है मेरे बेटे की सुरक्षा का वादा कीजिए। ये सुनकर पूरा कैंप भावुक हो जाता है और सारे सोल्जर्स उसकी वफादारी में और मजबूती से खड़े हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि युहाओ आखिरकार क्लियर स्काई पीक पर पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत सारी पुरानी यादें आती हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां उसने अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स को हमेशा के लिए खोया था और यही वांग डोंगर को भी लेकर आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सेक के दरवाजे के सामने चुपचाप घुटनों के बल बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद टाइटान बाहर आकर बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार लात मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ बिना किसी शिकायत के वापस आकर फिर से घुटनों पर बैठ जाता है। जिसके बाद टाइटान कोल्ड वॉइस में पूछता है, वो कहाँ है? जवाब में युहाओ अपना स्पेक्ट्रल गेट खोलकर तांग वुटोंग को उनके सामने भेज देता है और टाइटान उसे गोद में उठाकर बिना कुछ कहे महल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे 7 दिन और 7 रातें बीत जाती हैं और युहाओ बिना कुछ खाए पिए वही घुटनों पर बैठा रहता है, जबकि उसके पूरे शरीर पर बर्फ जमने लगती है। आगे हम देखते हैं कि जब कुल 15 दिन बीत जाते हैं तब कहीं जाकर सेक का दरवाजा खुलता है और टाइटान बाहर आता है और इस बार उसकी लात पहले से बहुत हल्की होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ को अंदर बुलाया जाता है, जहां अंकल न्यू तियान बहुत ही सीरियस होकर कहते हैं, वुटोंग की हालत अच्छी नहीं है और क्या ऐसे ही तुम उसे प्रोटेक्ट करना कहते हो? इसके जवाब में युहाओ बस इतना कहता है, मेरे पास सिर्फ यही शरीर है और अगर मैं वुटोंग को नहीं बचा सका तो मैं भी उसके साथ ही किसी दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि न्यू तियान गंभीरता से कहता है, एक ही तरीका बचा है,
लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी, क्या तुम तैयार हो? जिसके जवाब में युहाओ बिना एक पल भी सोचे कहता है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू तियान समझाते हुए कहता है, वुटोंग के शरीर के अंदर डेथ की जो ऑरा है उसे बाहर निकालने के लिए उसे भी तुम्हारी तरह यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स बनाने होंगे और सिर्फ तुम ही अपनी स्पिरिचुअल सोल कोर को उसके अंदर भेजकर उसकी मदद कर सकते हो। इसी बीच हम देखते हैं कि न्यू तियान चेतावनी देते हुए कहता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है कि तुम अपनी सोल कोर खो सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर्स हमेशा के लिए कमजोर हो सकती हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम पूरी तरह से पागल भी हो सकते हो। जिसके जवाब में युहाओ खड़े होकर दृढ़ता से कहता है, मुझे और कुछ सोचना नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। जिसके बाद युहाओ एक आखिरी रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, अगर मैं पागल हो जाऊं तो मुझे तुरंत मार दीजिएगा और वुटोंग को बता दीजिएगा कि मैं उसे छोड़कर चला गया, ताकि वो हमेशा के लिए मेरी वजह से दुखी ना रहे। आगे हम देखते हैं कि न्यू तियान और ताइतान दोनों उसकी इस बात से भावुक हो जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ को महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाया जाता है, जहां तांग वुटोंग एक बड़े बिस्तर के बीचों बीच बहुत पीली और शांत लेटी होती है और उसके चारों तरफ डेथ की एक हल्की सी छाया मंडरा रही होती है। इसी पल हम देखते हैं कि युहाओ और तांग वुटोंग को आमने सामने बिठाया जाता है और उनकी हथेलियां आपस में मिलाई जाती हैं। जिसके बाद ताइतान उसे इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है और वो कहते हैं कि अपने दिमाग को हर तरह की इम्प्योरिटी से खाली कर लो, वरना तुम दोनों को नुकसान पहुंचेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ धीरे धीरे अपनी सोल पावर को तांग वुटोंग के शरीर में भेजना शुरू करता है और जैसे ही डेथ की वो ऑरा उसके अंदर आने की कोशिश करती है, उसका पावरफुल व्हर्लपूल जैसा सोल पावर उसे तुरंत निगल जाता है। और तभी अंकल ताइतान युहाओ को समझाते हुए कहते हैं, अपने सोल पावर को धीरे धीरे वुटोंग के शरीर में डालो और उसकी सोल पावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तुम्हारे दोनों मार्शल सोल्स अभी भी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, इसलिए वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ अपनी आई ऑफ डेस्टिनी खोलकर धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल पावर वुटोंग के माथे की तरफ भेजना शुरू करता है और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर वहां पहुंचती है तो वुटोंग के माथे पर धीरे धीरे एक गोल्डन ट्राइडेंट का निशान उभरने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो निशान साफ होता जाता है, युहाओ को वुटोंग की स्पिरिचुअल पावर से एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है, जैसे उसकी स्पिरिचुअल पावर उसके सामने बहुत छोटी हो। इसी बीच ताइतान उसे फिर से इंस्ट्रक्शन देता है कि अपनी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर निकालते रहो और रुकना मत। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरा एक दिन और एक रात बीत जाती है जब युहाओ लगातार अपनी पावर वुटोंग के अंदर भेजता रहता है और तभी अचानक उसकी आई ऑफ डेस्टिनी पर एक चिल नीली रोशनी छा जाती है जो उसकी मॉर्निंग ड्यू डैगर की ऑरा होती है और उसी पल वुटोंग के गोल्डन ट्राइडेंट की पावर अचानक गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताइतान उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है और बोलता है, युहाओ अपने स्पिरिचुअल सोल कोर को पूरी तरह बुलाओ और उस गोल्डन ट्राइडेंट के जरिए उसे वुटोंग की स्पिरिचुअल सी में भेज दो। ये सुनते ही युहाओ थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि सोल कोर को शरीर से बाहर निकालना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन तभी ताइतान उसे यकीन दिलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, हम अपनी सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं और क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। जिसके बाद युहाओ हिम्मत जुटाकर अपने गोल्डन स्पिरिचुअल सोल कोर को हिलाना शुरू करता है और उसका पूरा माथा गोल्डन लाइट से जगमगा उठता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ताइतान के पीछे से एक नीले बालों वाला मिस्टीरियस ह्यूमन अपीयर होता है जो अपनी उंगली वुटोंग के सिर के पीछे रखता है और तभी अचानक एक तेज रोशनी आकर युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी से टकराती है, जिससे उसे लगता है जैसे उसका पूरा स्पिरिचुअल कोर बाहर खींचा जा रहा हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस पल युहाओ के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि अगर उसका अल्टीमेट आइज सोल कोर फट गया तो वो अपनी डेमीप्लेन में जाकर वहीं मर जाएगा ताकि किसी और को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन फिर भी वो बिना डरे अपनी पूरी पावर वुटोंग को देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक गहरी आवाज प्रोजेक्ट कहती है और उसी पल युहाओ को अपने अंदर से 90% स्पिरिचुअल पावर निकलती हुई महसूस होती है और उसका गोल्डन स्पिरिचुअल सोल कोर धीरे धीरे हवा में तैरते हुए वुटोंग की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी बीच ताइतान फिर से चेतावनी देते हुए कहता है, ध्यान रखना, और अगर तुम अपनी सोल और स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम पागल हो जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुटोंग का पूरा शरीर गोल्डन लाइट्स में डूब जाता है और उसका खुद का दूसरा सोल कोर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच उसकी सोल पावर बहुत बेकाबू होने लगती है, जिसे युहाओ अपनी बची हुई पावर से किसी तरह संभालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ अपनी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे बेहोश होने लगता है क्योंकि उसकी लगभग सारी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी होती है और उसके दिमाग में आखिरी ख्याल यही आता है कि क्या मैं सच में पागल हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं
कि उसकी पीठ से रोंग न्यानबिंग का शैडो अपीयर होता है, जो उस नीले बालों वाले ह्यूमन यानी तांगसन से पूछता है क्या ये काफी है। जिसके जवाब में तांगसन कहता है जब उसने अपनी जान वुटोंग के लिए दाव पर लगा दी है तो मैं तुम्हारे गॉडली सीट वाली बात भूल जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी से शादी करने के लिए उसे अभी और मेहनत करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों गॉड्स मिलकर युहाओ और वुटोंग दोनों की मदद करते हैं और उनके पीछे एक गोल्डन सन और पर्पल मून बनकर उनकी पावर्स को आपस में जोड़ देते हैं। जिसके बाद जब युहाओ को होश आता है तो वो खुद को अपनी स्पिरिचुअल सी में पाता है, जहाँ उसके सारे स्पिरिट्स जैसे स्काई ड्रीम, आइस वॉर्म और आइस बेयर किंग उसे घेर कर खड़े होते हैं और खुशी से उसे गले लगाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब वो अपने असली शरीर में लौटता है तो उसे एहसास होता है कि उसके दोनों सोल कोर्स पहले से लगभग दोगुने बड़े हो चुके हैं और उनकी पावर पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही होती है। आगे हम देखते हैं कि युहाओ तुरंत वुटोंग को ढूंढने के लिए बेचैन हो जाता है और न्यू तियान उसे खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है खुद जाकर देख लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बादलों के बीच एक बैंगनी परी जैसी खूबसूरत वुटोंग नाच रही होती है और उसके सिर के ऊपर एक गोल्डन सन और पर्पल मून चमक रहे होते हैं। इसी पल हम देखते हैं कि युहाओ खुशी से उड़कर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वुटोंग मुस्कुराते हुए बादलों में छुप जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ अपनी अल्टीमेट आइज से सारे बादलों को बर्फ में बदल देता है ताकि वो उसे देख सके और आखिरकार दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। जिसके साथ ही उनके मार्शल सोल्स फिर से फ्यूज होने लगते हैं और वो अपना पुराना फ्यूजन स्किल गोल्डन रोड अमिडस्ट विदरिंग रेस्प्लेंडेंस एक बार फिर से इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ रोते हुए पूछता है तुम मेरे लिए वो डैगर क्यों रोकी। जिसके जवाब में वुटोंग हंसते हुए कहती है तुम ही बेवकूफ हो और अगर तुम मेरी जगह होते तो या तुम ऐसा नहीं करते, सिर्फ तुम्हें ही मुझे बचाने का हक है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ उसे कसकर गले लगाते हुए कहता है अगर तुम सच में मर जाती तो मैं भी अपनी जान ले लेता, मैं वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ तुम हो। इसी पल हम देखते हैं कि न्यू तियान और ताइतान दूर से ये सब देखकर मुस्कुराते हैं और ताइतान कहता है इन दोनों को देखकर लगता है कि इन्होंने इस मुसीबत से बहुत कुछ पाया है और दोनों ही अब ट्रांसेंडेंट डुलियो बन चुके हैं, यानी अब दोनों ही लेवल 95 पर पहुंच चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुटोंग शर्माते हुए बताती है कि उसके फादर ने खुद आकर उनके रिश्ते पर लगी हुई सील हटा दी है। ये सुनकर युहाओ खुशी से कहता है शुक्रिया फ्यूचर फादर इन लॉ, आप सबसे बेस्ट हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों पूरे 1 महीने तक क्लियर स्काई कैसल में एक साथ बिताते हैं और आखिरकार अब जाने का वक्त आ जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि न्यू तियान उन्हें विदा करते हुए कहता है जाओ और अब तुम दोनों में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो, बस एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। जिसके बाद युहाओ और वुटोंग हाथों में हाथ डालकर आसमान में उड़ते हुए ये तय करते हैं कि वो सबसे पहले 2 लिंग सिटी जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनके 3rd सीनियर ब्रदर जू सांसी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अब हमारा सीन बदलकर सीधा 2 लिंग सिटी में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जू सांसी रॉयल पैलेस के हॉल में बैठा हुआ लगातार बुरी खबरें सुन रहा होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रॉयल फैमिली के तबाह होने के बाद पूरे एम्पायर में अफरा तफरी मच गई होती है और 2 अलग अलग रॉयल फैमिली के लोग राजा की गद्दी हथियाने के लिए अपनी अपनी आर्मीज लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि एलीट आर्मी भी सीधा 2 लिंग सिटी की मदद के लिए नहीं आती और सीमा पर ही रुक जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर में कौन जीतेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि नान क्यों गुस्से में कहती है क्यों ना हम उन दोनों को असैसिनेट कर दें और इससे हमारी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जिसके जवाब में जू सांसी सिर हिलाते हुए कहता है 2 लिंग रॉयल फैमिली का खून पहले ही बहुत बह चुका है, हमें और खून नहीं बहाना है। तभी हम देखते हैं कि जू सांसी की माँ यानी प्रिंसेस सुई लिंगसू बाहर आकर कहती है बेटा, तख्त की लड़ाई हमेशा क्रूएल होती है और अगर तुम कमजोरी दिखाओगे तो और लोग मरेंगे। जिसके बाद वो अचानक जियांग ननन के सामने घुटनों पर बैठकर कहती है मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम अपने पहले बेटे को सू फैमिली को गोद देने दो ताकि वो तख्त संभाल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक जुईचेन चिल्लाकर कहता है सावधान, और इसी पल हम देखते हैं कि एक ब्लैक शैडो तेजी से हमला करता है और जू सांसी बड़ी मुश्किल से अपनी जुआनवू शील्ड से खुद को बचा पाता है, लेकिन फिर भी उसकी बाह में एक गहरा घाव लग जाता है। जिसके बाद वो अपनी 6th सोल स्किल जुआनवू डोमेन एक्टिवेट करके उस हमलावर की स्पीड को धीमा कर देता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि येगुई अपनी 6 पंखों वाली एंजल फॉर्म में आकर पूरे हॉल को अपनी होली लाइट से रोशन कर देती है, जिससे वो अटैकर छुप नहीं पाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जब वो अटैकर्स पीछे हटने की कोशिश करता है, तभी अचानक पूरे हॉल में 20 से ज्यादा लोग निकल आते हैं और जू सांसी की पूरी टीम को घेर लेते हैं, जिनमें 4 टाइटल डुलियो भी शामिल होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक कोल्ड फेस वाला जवान लड़का हंसते हुए कहता है भागने या मदद बुलाने की कोशिश मत करना,
इस पूरे पैलेस में तुम्हारे सारे गार्ड्स पहले ही खत्म हो चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रिंस सुई लेंग होता है और उसके साथ खड़ा एक नॉर्मल दिखने वाला ओल्ड एज का आदमी ड्यूक सु कुई होता है, जो असल में सुई लेंग का असली पिता निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सु कुई बड़ी बेशर्मी से बताता है, सन मून एम्पायर की वॉर गॉड एम्प्रेस ने हमसे वादा किया है कि अगर हम उनके अधीन आ जाएं तो 2 लिंग एम्पायर बच जाएगा। इसीलिए आज तुम सबको मरना होगा ताकि मेरा बेटा तख्त पर बैठ सके। ये सुनकर सुई लिंगसु गुस्से से कांपने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि रॉयल पैलेस पर हुए हमले के पीछे भी यही दोनों गद्दार थे। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या जू सांसी और उसके साथी इस खतरनाक जाल से बच पाएंगे या फिर ये गद्दार अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।